नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 का सामान्य अध्ययन जो सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, उसका प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आई हूँ। अभी तक मैंने 6 प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर डाल दिया है। इसके साथ ही साथ जो लोग संस्कृत भाषा से शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट और डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाल दी हूँ। आप जूनियर एडेड के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हमारा चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप जूनियर हाई स्कूल के जितने भी वीडियोस मैंने बनाकर डाले हैं, उनको जाकर आप देख सकते हैं। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको कमेंट ज़रूर करिएगा। अपने सुझावों को भी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि आपको अगर किसी भी चीज़ में असुविधा हो रही है या कोई भी दिक्कत है तो उन सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सामान्य अध्ययन का अभ्यास संख्या 7। और इसका पहला प्रश्न ये है, जो नए विद्यार्थी हैं उनको मैं बता देती हूँ कि सामान्य अध्ययन के सेगमेंट में आपके 50 प्रश्न आने हैं और जो आप वैकल्पिक विषय लेंगे उसमें से 100 प्रश्न आने हैं। तो टोटल 150 में 50 प्रश्न जो है वो सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य अध्ययन से है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संपन्न हुई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। यह ट्रॉफी भारत ने 3-1 से जीता, ये गलत है। ट्रॉफी के अंतिम मैच में आजिक्य रहाणे ने कप्तानी की थी, ये सही है। और इस श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में महिला एम्पायर कैलेरी पोलोसेक ने ग्राउंड एम्पायरिंग की भूमिका निभाई। तो इसका आंसर होगा सी वाला, 2 और 3। इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 4 टेस्ट मैचों की बॉर्डर गवास्कर श्रृंखला 2-1 से जीती। यह ट्रॉफी 17 दिसंबर 2020 से 19 जनवरी 2021 के मध्य खेला गया। इसके चौथे और अंतिम मैच में आजिक्य रहाणे ने भारत की कप्तानी की थी। श्रृंखला के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की महिला एम्पायर कैलेरी पोलोसेक ने ग्राउंड अंपायर की भूमिका निभाई। ठीक है, तो ये वाला भारत ही जीता है ट्रॉफी, भारत ने 3-1 से जीती, ये गलत है। 2-1 से जीती, यही बस आपको सुधार करना है यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में जनवरी 2021 में जकार्ता आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है जयंत एन खोबरागड़े। 21 जनवरी 2021 को जयंत एन खोबरागड़े को इंडोनेशिया के जकार्ता में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के सचिवालय में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह 1995 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं, कौन चुना गया है? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। उन्होंने RJD नेता मनोज झा को ध्वनि मत से हराया। कांग्रेस समेत विपक्षी दल ने मनोज झा को संयुक्त रूप से उम्मीदवार बनाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2021 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्पादन की औसत लागत के 1.5 गुना के अनुरूप में किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ाया है? तो इसका आंसर है कोपरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाने के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं कौन सा सत्य है।
टीकाकरण के दौरान कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी एक टीके का 2 डोज दिया जाएगा, ये सही है। टीकाकरण के प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके दिए जा रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन 15 जनवरी 2021 से इस टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, ये गलत है। इस टीकाकरण की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी। इस टीकाकरण के दौरान देश में विकसित 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी एक टीके का 2 डोज लोगों को दिया जाएगा। इसके प्रथम चरण में यह टीका स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा, तो ये सही था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-01 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, CMS-01 एक संचार उपग्रह है, ये सही है। इसका प्रक्षेपण PSLV C-50 यान से किया गया, ये भी सही है। इस उपग्रह को भू समतुल्य अंतरण कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया 1, 2, 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राजील के गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञों का रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रदान करता है, तो यह पुरस्कार जो है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। रामानुजन पुरस्कार भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार ICTP और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ IMU के सहयोग से विकासशील देशों में उत्कृष्ट शोध के लिए शोधार्थियों को दिया जाता है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पहली किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया था। पहली किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया जा रहा? तो इसका आंसर होगा देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार। ठीक है, पहली किसान रेल देवलाली से दानापुर के लिए शुरू की गई थी, जिसे बाद में मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया गया था। भारत सरकार ने फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50% की सब्सिडी दी है। किसान रेल देश में कृषि उत्पादों के त्वरित परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। अगला है, सीमा सुरक्षा बल BSF ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इस बल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सीमा सुरक्षा बल BSF पाकिस्तान और चीन के साथ लगती भारतीय सीमा का प्रहरी है, ये गलत है। यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आता है, यह भी गलत है। लेकिन इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है, ये सही है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस बल का आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य है। यह बल पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती भारतीय सीमा का प्रहरी है। ठीक है, ये पाकिस्तान और चीन दिया है, लेकिन ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती भारतीय सीमा का प्रहरी है। भारत और चीन के संघर्ष के बाद भारत की उत्तरी सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का गठन किया गया था। BSF और ITBP दोनों ही सुरक्षा बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केवल B वाला। फिर है, हाल ही में किस देश ने 7वीं जनगणना का कार्य प्रारंभ कर दिया है? तो देश है चाइना। जनसंख्या के लिहाज से विश्व के सबसे बड़े देश चीन ने 7वीं जनगणना का कार्य शुरू कर दिया है। चीन ने 6ठी जनगणना 2010 में की थी, जिसके अनुसार चीन की आबादी 1 अरब 33 करोड़ थी। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है, तो सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां। फिर है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। यहीं पे मैं कुछ पुस्तकों को बता देती हूँ जो एग्जाम में पूछता है। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, रामायण है वाल्मीकि का, महाभारत है वेद व्यास का,
महाभाष्य है पतंजलि का, रघुवंशम है कालिदास का, पंचतंत्र है विष्णु शर्मा का, कामसूत्र है वात्स्यायन का, सूर्य सिद्धांत है आर्यभट्ट का, बुद्ध चरित है अश्वघोष का, पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई का और गीत गोविंद है जयदेव का। ये सब एग्जाम में बहुत पूछता है, इसलिए मैंने इसको ओरल ही बता दिया। आगे है भारत में सिकंदर लोदी का शासन काल कब से कब तक था। तो सिकंदर लोदी का जो शासन काल था वो 1489 से 1517 तक था। ठीक है, और सिकंदर लोदी था जो वो बहलोल लोदी का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम था निजाम खान। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया। उसे हडसन ने रंगून निर्वासित किया, जहां 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो है ये सी वाला सुमेलित नहीं है, यानी हुमायूं नामा हुमायूं। तो मैं पहले सारा बता देती हूँ। बाबर नामा बाबर, शाहजहां नाम मोहम्मद ताहिर, हुमायूं नामा जो था वो गुलबदन बेगम का था, इसको आप यहीं पे करेक्ट कर लीजिएगा। और तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर का था। फिर है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। तो इसका आंसर है टीपू सुल्तान ने। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। तो इसका आंसर है बाबा रामचंद्र। फिर है, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। कर्जन के द्वारा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय सन 1905 में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया था। अगला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है। यहीं पे मैं इन जितने ऑप्शन दिए हैं इसमें सबका बता देती हूँ। महात्मा गांधी की जो पुस्तक है उसका नाम है यंग इंडिया। बाल गंगाधर की पुस्तक है केसरी और गीता रहस्य। मैं उन्हीं पुस्तकों का नाम ले रही हूँ जो एग्जाम में पूछता है। तो महात्मा गांधी का यंग इंडिया पूछ सकता है, बाल गंगाधर तिलक का केसरी और गीता रहस्य पूछ सकता है, और सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल पूछ सकता है। प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। फिर है, भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। तो भारत की सीमाएं 7 देशों के साथ लगती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। तो इसमें से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है। तो जो लोकटक झील है वो मणिपुर में स्थित है। यह झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 53 किलोमीटर दूर और दीमापुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। इसे दुनिया की एकमात्र तैरती हुई झील भी कहा जाता है। ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में अवस्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये सब चीजें मैं इसलिए बता दे रही हूँ ओरल में, ताकि सुन के भी आपको याद हो जाए। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है। तो क्यूसेक का प्रयोग होता है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक मीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल पर समुद्र में हवा की गति, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता तथा एनीमोमीटर से, जो एनीमोमीटर है इससे पृथ्वी तल पर हवा की गति मापी जाती है। तो ये जो ब्यूफोर्ट स्केल है, ठीक है, इससे समुद्र में हवा की गति, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता और एनीमोमीटर से पृथ्वी तल पर हवा की गति मापी जाती है। तो नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्यूसेक मीटर का। वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण साधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर है 25%। ठीक है, वैसे अगर
इसमें एग्जैक्ट दिया नहीं है, अगर पूरा आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो इसका है 24.56%। ठीक है, मतलब ये है, तो आप 25% इसका आंसर लगा सकते हैं। मैं इसको मिटा देती हूँ। फिर अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र घाटी। अगला है, वर्ष 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम है। तो इसका नाम है भारती। ठीक है, इसके पूर्व भारत द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप में 2 अनुसंधान केंद्र और स्थापित किए गए थे, दक्षिणी गंगोत्री 1984 में तथा मैत्री 1988 में। तो ये तीसरा था, पहला है गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है, तो इसमें क्या होगा? अवसर और अभिव्यक्ति। एक मिनट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखिए, इसका इंग्लिश भी देख लेंगे तो भी आप पा जाएंगे। अभिव्यक्ति और विश्वास नहीं है, विचार और अभिव्यक्ति भी नहीं है, अवसर और अभिव्यक्ति भी नहीं है, हैसियत और अवसर है। हैसियत की जगह प्रतिष्ठा, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैसियत मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लिखित है। यह अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। बाकी जितने भी हैं वो मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा 12। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह। फिर है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो इसका आंसर है राज्य के राज्यपाल के। इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है, जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? तो ब्लॉक स्तर पर होता है पंचायत समिति। यहीं पे बता देती हूँ कि बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारत में लागू पंचायती राज के 3 स्तर, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद समिति गठित किए गए हैं। तो आपको तीनों को याद करना पड़ेगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 123। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लिए। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो ये नारा दिया गया था 6वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, फिर है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में। उत्तर प्रदेश में आसरा योजना लागू की गई थी। ये लागू की गई थी 2013 में। इसके बारे में बता देती हूँ कि 20 अप्रैल 2013 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बहुल मलिन बस्तियों में कम लागत पर रिहायशी मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आसरा योजना की शुरुआत की गई थी। निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? तो सांख्यिकी का जनक जो है R.A. फिशर को कहा जाता है। वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? तो वायु का लगभग 1/5 भाग ऑक्सीजन है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं।
आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। सबसे पहले है नाइट्रोजन 78.07%, फिर है ऑक्सीजन 20.93%, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, फिर है आर्गन 0.93%। अर्थात वायुमंडल में ऑक्सीजन का भाग 1:5 है। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना, ये होगा पादप संरक्षण से। यह एक पर्यावरण रक्षा पादप संरक्षण का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में चलाया गया था। फ्लाई ऐश है, इसमें से फ्लाई ऐश क्या है? ऐश के लघु कण, ठीक है। फिर है हाल में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा में। विसर्पी घर्षण होता है। विसर्पी घर्षण जो है सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। भारी पानी की खोज किसने की थी? तो भारी पानी की खोज यूरे ने की थी। हरे फलों की कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा शीत निष्क्रियता। एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया है। इसका आंसर होगा क्लोरीनीकरण। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक तरीका क्लोरीनीकरण है। इस विधि में जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस अथवा ब्लीचिंग पाउडर को जल में मिलाया जाता है। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है? तो कैथ लैब कहाँ पर होती है? ये पूछा हुआ प्रश्न है। कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? तो पेनिसिलिन जो है कवक से प्राप्त होता है। यदि पुस्तक, लेखक तो गीत, पुस्तक का संबंध लेखक से है तो गीत का किससे होगा? ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो मैं यहाँ बताती हूँ कि जिस प्रकार पुस्तक लिखने का कार्य लेखक द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार गीत लिखने का कार्य गीतकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रीजनिंग के प्रश्नों को मैं दिखा दूंगी, इसका आंसर बता देती हूँ। इसको आप खुद से सॉल्व करिए क्योंकि ये अभ्यास से ही आएगा। ठीक है, प्रश्न है कि एक कूट भाषा में यदि TABLE को VEDNI लिखा जाता है तो CHAIR को EJEOT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BENCH को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर होगा DIPEJ। इसको आप देखिए, सोचिए कैसे ये लगा है, इसको अभ्यास करने का प्रयत्न करिए। वैसे इसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि देखिए इसे लिखिए, इसके नीचे इसे लिखिए। ठीक है, तो T के नीचे V आएगा तो क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। ठीक, फिर A के बाद E आ रहा है, तो आपको स्वर देखना है इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं। AEIOU, तो A के बाद क्या आता है? E। ठीक, फिर B में आपको +2 करना है, L में भी आपको +2 करना है, फिर E के बाद I जो है वो फिर से वोवेल है। तो इसी आधार पे आपको लगाना है। इसको मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लिए बस हर 35 मिनट बाद छूटती है। पूछताछ अधिकारी ने एक यात्री को बताया कि दिल्ली की बस अभी 10 मिनट पहले ही छूटी है
और आगामी बस 9:35 पर आएगी। बताइए पूछताछ अधिकारी द्वारा यात्री को सूचना कितने बजे दी गई। इस प्रश्न को मैं फिर से पढ़ देती हूँ। दिल्ली के लिए हर बस 35 मिनट बाद छूटती है। पूछताछ अधिकारी ने एक यात्री को बताया कि दिल्ली की बस अभी 10 मिनट पहले ही छूटी है और आगामी बस 9:35 पर आएगी। बताइए पूछताछ अधिकारी द्वारा यात्री को सूचना कितने बजे दी गई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 9:10 पर। इसका तरीका मैं बता देती हूँ, इसको आप अभ्यास कर लीजिएगा। सबसे पहले अधिकारी द्वारा यात्री को बताया गया आगामी बस का समय 9:35। ठीक है, बस प्रत्येक 35 मिनट पर छूटती है। छूटी बस का समय 9:35, उसमें से आप 35 को माइनस कर दीजिए, मिल जाएगा 9 बजे। अतः अधिकारी द्वारा यात्री को मिली सूचना का समय हो गया 9 बजे और इसमें आप 10 मिनट ऐड कर दीजिए तो 9:10 हो जाएगा। उसको आप लगाने का प्रयास करिएगा। इसका तरीका है, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जब पेपर सॉल्व कराऊंगी तो उसमें रीजनिंग के प्रश्नों को नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, इसलिए कि आप इसको कम से कम सॉल्व करके तो रखेंगे, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने में बस यही एक चीज़ है कि इसमें समय ज़्यादा जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कथन के बाद कार्रवाई के 3 क्रम पहला, दूसरा और तीसरा दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई सब बातों को सत्य मानना है और कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निर्णय लेना है कि कार्रवाई के सुझाए गए क्रमों में से किसका पालन किया जाना चाहिए। कथन, विनोद को एक पर्स मिला जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र है। कार्रवाई क्रम देखना है। विनय को एक पर्स मिला है जिसमें पैसे और एक पहचान पत्र है। वो क्या करेगा? पर्स को थाने में जमा करे, पर्स को ले और ध्यान से पर्स को वहीं रखे जहां वह था। तीसरा, कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करे। तो इसका आंसर होगा, देखिए, पर्स को या तो थाने में जमा कर दे, ये भी कर सकता है, और कार्ड पर दी गई जानकारी का उपयोग कर उस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला और तीसरे का पालन करे, क्योंकि देखिए कथन के अनुसार विनोद को या तो पर्स को थाने में जमा करना चाहिए या कार्ड में दी गई जानकारी के द्वारा उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अतः कार्यवाही 1 और 3 का पालन करता है। तो इस तरह से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं कथन और कारक के। अब वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है कि वो कितना कठिन देता है, कितना सरल देता है। अक्सर ये वाला जो सेगमेंट है कथन और कारक, इसमें प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो इसका आप किसी भी एक पुस्तक को लेकर इसका आप रोज अभ्यास करिए, 2-4, क्योंकि ये प्रश्न जरूर पूछेगा। तो मैं तो इसमें हो सकता है 1 है, हो सकता है इनकी संख्या 2 भी हो सकती है। तो इन प्रश्नों को आप देखिए, इनको सॉल्व करिए, इसी के आधार पर अपनी तैयारी करिए। ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 7। हम जल्द ही अगला प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित होंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों से इसको सब्सक्राइब कराइए हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।